हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी फार्मासिस्ट एग्जाम प्लानर अध्यावास सॉल्व पेपर। इसमें आपकी क्लासें चल रही हैं। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी और अदर स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। और यूपी ट्रिपल एससी ने अपने सभी परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है उन सभी में 15 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है। तो उसकी क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपके इसमें फार्माकोलॉजी आपका जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया और भी आपकी क्लासें हो गई हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका चैप्टर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला है ए है जो आपका पॉइंट वो है हॉस्पिटल और फार्मेसी से क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है, एक अस्पताल सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से एक दवा उत्पाद से संबंधित जानकारी शामिल करता है। तो वो आपका जो जानकारी शामिल करता है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रशासन का मार्ग। और ये आपका डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का मार्ग एक विशिष्ट दवा उत्पाद से सीधे संबंधित जानकारी है जिसमें यह बताया जाता है कि दवा को कैसे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों में एक सिरिंज में तैयार की गई नियंत्रित दवा का उपयोग केवल उसी दिन के लिए किया जाएगा और बची हुई दवा को डॉक्टर तकनीशियन द्वारा पर्यवेक्षक के सामने बहते पानी में। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका फेंक दिया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नियंत्रित दवाएं उनके दुरुपयोग और विचलन की संभावना के कारण सख्त नियमों के अधीन हैं। उन्हें बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करना या वितरण के लिए वापस करना इन नियमों का उल्लंघन करेगा और एक जोखिम पैदा करेगा। उसे पास खड़े लोगों को देना अत्यधिक अनैतिक और अवैध है, इसीलिए एकमात्र उचित कार्रवाई उन्हें सुरक्षित रूप से फेंकना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अस्पताल की फार्मेसी में दवाओं की आंतरिक तैयारी की जाती है। तो जब दवाएं व्यावसायिक रूप से अनुपलब्ध होती हैं तब इनकी तैयारी की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल फार्मेसी में गैर बांझ वस्तुओं की निर्माण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो आप अपेक्षित खपत अनुपात है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अपेक्षित खपत अनुपात सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह सीधे तौर पर गैर बांझ वस्तुओं की मात्रा को निर्धारित करता है जिन्हें अस्पताल फार्मेसी में निर्मित या तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों पर अध्ययन समूह के अनुसार एक अस्पताल में 400 बिस्तरों तक के लिए कितने फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है। तो 5 फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अस्पताल फार्मेसी में दवा लागत को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रशासनिक रणनीति नहीं है। तो लागत को कम करना, दवा खरीद लागत को कम करना, चिकित्सीय समकक्षों का उपयोग और इन्वेंट्री प्रबंधन, ये तीनों हैं। लेकिन आपका दवाओं की बिना लेबल वाली बोतलों को बेचना, ये आपका बी सही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों की बिस्तर क्षमता होती है। तो अस्पतालों की बिस्तर क्षमता 1000 और उससे अधिक होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी समिति ने सिफारिश की कि अस्पतालों में 4 तरल पदार्थों का निर्माण किस योग्यता वाले व्यक्ति की देखरेख में किया जाना चाहिए। तो एम फार्मा की देखरेख में किया जाना चाहिए। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में एडीआर प्रतिकूल, किसी अस्पताल में एडीआर प्रतिकूल दवा की रिपोर्टिंग करने के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हैं। तो वो आपके डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स हैं, ये तीनों हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पताल से प्राप्त संक्रमण कहलाते हैं। तो ये नोसोकोमियल संक्रमण कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नोसोकोमियल संक्रमण, जिन्हें अस्पताल अधिग्रहित संक्रमण भी कहा जाता है, वे संक्रमण हैं जो अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में प्राप्त होते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य सूक्ष्मजीवी के कारण हो सकते हैं और विभिन्न मार्गों से हो सकते हैं, जैसे दूषित सतहों या उपकरणों के संपर्क में आना, उन स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में आना जिन्होंने उचित स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है, और दूसरे चिकित्सा उपकरण का प्रत्यारोपण। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के लिए खरीदी जाने वाली दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। वो आपकी पीटीसी है। तो अस्पताल के लिए खरीदी जाने वाली दवाओं की सूची फार्मेसी और चिकित्सीय समिति यानी पीटीसी द्वारा तैयार की जाती है। केला पीएससी फार्मेसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीसी पीटीसी बैठकों की न्यूनतम संख्या जो वार्षिक रूप से आयोजित की जानी चाहिए वह है, तो वह 6 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण ER 1991 फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित करता है, तो वो आपका 500 घंटे निर्धारित करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन 1991 फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित करता है। इसके अनुसार पंजीकरण के लिए 500 घंटे का व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। यह प्रशिक्षण कम से कम 3 महीनों के दौरान होना चाहिए। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका सामुदायिक फार्मासिस्ट की नहीं है? तो वो आपकी पोषण परामर्श फार्मासिस्ट की नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दवा उपचार का व्यक्तिगत दवाओं के तर्कसंगत उपयोग, चिकित्सकों को दवा का प्रचार सामुदायिक फार्मासिस्ट की भूमिका है, लेकिन पोषण परामर्श में सामुदायिक फार्मासिस्ट की भूमिका नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक फार्मेशियां जो व्यक्तिगत रूप से स्थानीय फार्मेशियों के स्वामित्व में होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्वतंत्र फार्मेशियां कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में निम्नलिखित डिस्पेंसरी क्षेत्र वर्ग फुट में आवश्यक है? तो वो 350 क्षेत्र वर्ग फुट में आवश्यक है 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अस्पताल का नाम बताइए जिसमें 1997 में भारत में सरकारी शिक्षण अस्पताल के लिए पहला अस्पताल फॉर्मूलरी प्रकाशित किया गया था। तो वो आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में सरकारी शिक्षण अस्पताल के लिए पहला अस्पताल फॉर्मूलरी 1997 में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम में प्रकाशित किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को कहा जाता है, तो इसको नोसोकोमियल संक्रमण कहा जाता है। और ये ESIC दिल्ली फार्मासिस्ट और गुजरात VMC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ 2 बार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्पताल फार्मेसी की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपकी एक नई दवा का डिजाइन करना ये फार्मेसी की मुख्य विशेषता नहीं है। दवा डिजाइन सबसे बुनियादी रूप से जैविक लक्ष्य के ज्ञान के आधार पर नई दवाओं को खोजने की आविष्कारशील प्रक्रिया है। दवा डिजाइन में ऐसे डिजाइन या अणु शामिल होते हैं जो आकार और आवेश में उस आणविक लक्ष्य के पूरक होते हैं जिसके साथ वे परस्पर क्रिया करते हैं और बनते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीसी के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो वो आपका चिकित्सक काम करेगा, फिजिशियन करेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के फॉर्मूलरी में दवाओं को शामिल करने या न करने के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो फार्मेसी और चिकित्सीय समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के फॉर्मूलरी में दवाओं की प्रविष्टि या विलोपन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड को ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो वो जो मानदंड है वो है आपके, दवा के निर्माता के पास ड्रग और कॉस्मेटिक नियमों के तहत लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा है, दवा को फार्माकोपिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा है, दवा में गुप्त संरचना नहीं होनी चाहिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। एक अस्पताल फॉर्मूलरी प्रणाली के माध्यम से चिकित्सक और फार्मासिस्ट
अस्पताल में उपयोग के लिए मध्यस्थता का मूल्यांकन और चयन करते हैं। प्रश्न के सभी दिए गए विकल्प इस उद्देश्य के दिए गए मानदंडों के लिए शामिल किए गए हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय औषधि निगरानी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्वीडन में है, उपसाला स्वीडन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका केरला पीएससी फार्मासिस्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण 4 परीक्षणों का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य दवाओं की प्रभावकारिता या सुरक्षा प्रोफाइल के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रदान करना। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत आते हैं। तो वो आपका चरण 4, ये यूपीएससी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक प्रकार की क्लिनिकल ट्रायल जो किसी नए उपचार के स्वीकृत होने और बाजार में आने के बाद समय के साथ होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करता है। ये परीक्षण उन दुष्प्रभावों की तलाश करते हैं जो पहले के परीक्षणों में नहीं देखे गए थे, और यह भी अध्ययन कर सकते हैं कि कोई नया उपचार लंबे समय तक कितना कारगर है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के शुरुआती दौर में गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाली सबसे अच्छी स्थिति है। तो वो आपकी सीधा है, अपराइट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसव के शुरुआत दौर में गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाली सबसे अच्छी स्थिति सीधी खड़ी है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को ज़्यादातर समय माँ के पास रखने को क्या कहा जाता है? तो इसको रूमिंग इन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे को ज़्यादातर माँ के पास रखने को रूमिंग इन कहा जाता है। रूमिंग इन में जन्म के बाद अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के दौरान माँ और बच्चे को एक ही कमरे में एक साथ रखना शामिल है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा की प्रभावशीलता की जांच निम्न प्रकार से की जा सकती है, निम्न प्रकार से की जाती है। तो प्रभावशीलता को विशेषज्ञ की देखरेख में रोगियों के एक समूह में मापा जाता है जिसमें दवा के प्रति प्रतिक्रिया होने की सबसे अधिक संभावना होती है, जैसे कि नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल। चरण 2 में अक्सर एक दवा जो क्लिनिकल ट्रायल में प्रभावकारी होती है वास्तविक उपयोग में बहुत प्रभावी नहीं होती। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण 4 नैदानिक परीक्षणों को ये भी कहा जाता है, तो उसको पोस्ट मार्केटिंग निगरानी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका दूसरा बी टॉपिक है आपका डिफरेंट फॉर्मुलेटरी। इसमें क्वेश्चन है, अस्पताल के भीतर एक उत्पाद के निर्माण का वैध कारण क्या है? तो इसका कारण है वस्तु की सुनिश्चित आपूर्ति। अस्पताल के भीतर एक उत्पाद के निर्माण का एक अस्पताल को विश्वसनीय और सुनिश्चित आपूर्ति प्रदान कर सकता है, जिससे बाहरी विक्रेताओं और संभावित आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पर निर्भरता कम हो जाती है, खासकर महत्वपूर्ण या अक्सर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री नियंत्रण में दवा का एबीसी विश्लेषण किस पर आधारित है? ये आपका आईटीबीपी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दवा भंडारों का उनकी लागत के आधार पर विश्लेषण आधारित है। एबीसी विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो दवाओं के मूल्य और खपत के आधार पर दवा इन्वेंट्री नियंत्रण का वर्णन करती है। यह वस्तुओं को उनके मूल्य, लागत और महत्व के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटती है एबीसी में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग क्लैपिंग के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दवाओं की सामूहिक सूची शामिल है? तो वो आपका है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अस्पताल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें दवाओं की सामूहिक सूची शामिल है वो अस्पताल फॉर्मूलरी है। अस्पताल फॉर्मूलरी प्रणाली एक ऐसी विधि है जिसके तहत अस्पताल का मेडिकल स्टाफ फार्मेसी और चिकित्सीय समिति की मदद से उन औषधि एजेंटों और उनकी खुराक रूपों का चयन और मूल्यांकन करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सी, सप्लाई चेन। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चैनल रणनीति उच्च लाभ वाली विशेष औषधियों के लिए लाभप्रदता को अधिकतम करती है? तो वो आपकी जो है डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विशेष औषधियों के लिए लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए सबसे प्रभावी चैनल रणनीति डायरेक्ट
टू हॉस्पिटल है। विशेष औषधि आमतौर पर जटिल उपचार प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। अस्पताल और विशेष फार्मेसियों के माध्यम से सीधा वितरण होता है और मरीजों को बेहतर देखभाल मिलती है क्योंकि अस्पतालों में इन दवाओं को सही निगरानी होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण फ्लोर स्टॉक प्रणाली का एक नुकसान है? तो दवा की त्रुटियों में वृद्धि करना ये नुकसान है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर देने और स्टॉक प्राप्त करने की समय अवधि को क्या कहा जाता है? तो ऑर्डर देने और स्टॉक प्राप्त करने के बीच की अवधि को लीड टाइम के रूप में जाना जाता है। लीड टाइम किसी प्रक्रिया की शुरुआत और उसके पूरा होने के बीच का विलंब होता है। उदाहरण के लिए किसी निर्माता द्वारा ऑर्डर देने और नई कारों की डिलीवरी के बीच का लीड टाइम विभिन्न विशेषताओं के आधार पर 2 सप्ताह से 6 महीने के बीच हो सकता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक दवा संयोजन है? तो वो आपका एम्लोडिपिन प्लस एटेनोलॉल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एम्लोडिपिन और एटेनोलॉल का एक संयोजन है जो रक्तचाप को प्रभावी ढंग से कम करता है। एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल अवरोधक है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देकर काम करता है, जबकि एटेनोलॉल एक बीटा अवरोधक है जो हृदय गति को धीमा करने के लिए विशेष रूप से हृदय पर काम करता है। तो आपका इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन सूचर। सूचर इसको टाँका भी कहते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन सूचर। तो पहला क्वेश्चन है मुफ्त नमूनों का वितरण किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो उच्च पुनरावृत्ति बिक्री क्षमता वाले नए उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। DSSP DSSP फार्मेसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण चैनल के विभिन्न स्तरों जैसे कि निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच के संघर्ष को किसके रूप में जाना जाता है? तो इससे जो जाना जाता है वो आपका ऊर्ध्वाधर संघर्ष के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा कैथेटर किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? तो वो आपका मूत्राशय के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग आमतौर पर अल्पकालिक कैथीटेराइजेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि आपातकालीन स्थितियों में या ऑपरेशन के बाद की देखभाल के लिए। सीधे कैथेटर आमतौर पर लेटेक्स या सिलिकॉन जैसी लचीली सामग्री से बने होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल उपकरण ड्रेसिंग और इसके अन्य सहायक उपकरण को निम्नलिखित स्थितियों में संभालना चाहिए? तो एसेप्टिक स्थितियों में संभालना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर्जिकल उपकरण ड्रेसिंग और इसके अन्य सहायक उपकरण को एसेप्टिक स्थितियों में संभालना चाहिए। इसका मतलब है कि संदूषण और संक्रमण को रोकने के लिए एक रोगाणु रहित वातावरण बनाए रखना, रोगी की सुरक्षा और सफल सर्जिकल परिमाण सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सेटिंग्स में उचित एसेप्टिक तकनीकी महत्वपूर्ण है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट फार्मेसी दवा वितरण प्रणाली का एक तरीका है। तो इसका जो तरीका है वो विकेंद्रीकृत यूनिट खुराक वितरण प्रणाली है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सैटेलाइट फार्मेसी एक विकेंद्रीकृत ऑपरेटिंग यूनिट को संदर्भित करती है जो केंद्रीय इनपेशेंट फार्मेसी के समान कार्य करती है। दोनों अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए विशेष दवा वितरण सेवा प्रदान करते हैं। सैटेलाइट फार्मेसी का संचालन प्रशासन, स्टाफिंग और मुख्य रोगी फार्मेसी विभाग से दवा खरीद कर निर्भर करता है और ये आमतौर पर जनता को सीधी सेवा प्रदान नहीं करता। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दवा वितरण प्रणाली में दवाओं का ऑर्डर, पैकिंग, हैंडलिंग, प्रशासन और शुल्क एकल खुराक इकाइयों के गुणकों में किया जाता है, जिसमें दवा की पूर्व निर्धारित मात्रा होती है? तो ये जो किया जाता है वो आपका यूनिट खुराक वितरण में किया जाता है, जहां दवाओं का ऑर्डर, पैकिंग, हैंडलिंग, प्रशासन और शुल्क एकल खुराक इकाइयों के गुणकों में किया जाता है, जिसमें दवा की पूर्व निर्धारित मात्रा होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशोषित करने योग्य शिवनी है। तो वो आपकी कैटगट क्रमुक 20 है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार की ड्रेसिंग में से विषम को चुनें। तो पट्टी, शोषक, सुरक्षात्मक ये सब है, लेकिन स्वच्छता आपकी ये आपका विषम है। स्वच्छता से तात्पर्य स्वच्छ पेयजल, मानव मल और मल के उचित उपचार को निपटान से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों से है।
तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चिपकने वाला प्लास्टर नहीं है? तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो चिपकने वाला नहीं है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल कैटगट के मापन के लिए नियंत्रण परीक्षण निम्न पर किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो आपका RH 60 से 80% और तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। शल्य चिकित्सा कैटगट के मापन के लिए नियंत्रण परीक्षण RH 60 से 80% और तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगाइल झिल्ली सिवनी का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत ऑक्स यानी कि बैल है। इसे बैल पेरिटोनियम से बनाया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशोषित प्रकार की सिवनी सामग्री है? तो वो आपकी ब्रोकाफिल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ब्रोकाफिल एक अवशोषित प्रकार की सिवनी सामग्री है। सिवनी विशेष रूप से तैयार और निष्फल धागा है जिसका उपयोग ऊतकों को एक साथ सिलने के लिए किया जाता है। हिस्टोलॉजिकल अध्ययनों ने संकेत किया कि ब्रोकाफिल का आत्मसात बिना किसी ज्वलनशील प्रतिक्रिया के होता है जो इसीलिए अवशोषण के लिए बेहतर है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलाइन एक दवा सूचना संसाधन है जिसे निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो वो आपका सेकेंडरी रिसोर्स है यानी कि द्वितीय संसाधन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें क्वेश्चन है, नियंत्रित पदार्थों के लिए विनियामक आवश्यकताएं चैनल चयन को कैसे प्रभावित करती हैं? इसको जो प्रभावित करती हैं वो आपकी लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी तक वितरण प्रतिबंधित करें। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नियंत्रित पदार्थों के लिए विनियामक आवश्यकताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि इनका सुरक्षित और कानूनी वितरण हो। मादक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत इन पदार्थों की बिक्री और वितरण केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों और अधिकृत चिकित्सा संस्थानों तक ही सीमित होती हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों और फार्मासिस्ट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो वो फार्मेसी और चिकित्सीय समिति कार्य करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा उपयोग समीक्षा के प्रकार जहां रोगी को दवा मिलने के बाद दवा चिकित्सा की समीक्षा की जाती है वह है? तो वह पूर्वव्यापी DUR है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक पूर्वव्यापी औषधि उपयोग समीक्षा में रोगी को दवा मिलने के बाद दवा चिकित्सा की समीक्षा करना शामिल है। इस प्रकार की समीक्षा का उद्देश्य निर्धारित करने के पैटर्न का आकलन करना, संभावित दवा से संबंधित समस्याओं की पहचान करना और भविष्य के निर्धारित दिशा निर्देशों को सूचित करने के लिए पिछले दवा उपयोग की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नैदानिक फार्मासिस्ट के अभ्यास से संबंधित नहीं है? तो वो आपकी दवा प्रशासन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आमतौर पर क्लिनिकल फार्मेसी से संबंधित नहीं है? तो वो आपकी सर्जिकल ऑपरेशन संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लिनिकल फार्मेसी रोगी की देखभाल पर केंद्रित जिसमें दवा चिकित्सा को अनुकूलित करने के लिए रोगी की शिक्षा, दवा मिलान और चिकित्सीय दवा निगरानी शामिल है। सर्जिकल ऑपरेशन सर्जन द्वारा किए जाते हैं न कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट द्वारा। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया क्या है? तो ये सामान्य खुराक पर दवा के प्रति एक हानिकारक और अनपेक्षित प्रतिक्रिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने में आमतौर पर कौन सा कारक शामिल नहीं होता? तो वो आपका दवा की लागत शामिल नहीं होता, कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करते समय औषधि उपचार की अवधि, दी गई खुराक और रोगी का चिकित्सा इतिहास जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर औषधि के प्रभाव और दुष्प्रभावों की संभावना को प्रभावित करते हैं, जबकि दवा की लागत एक आर्थिक कारक है और इसका प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया को प्रभावित करने से कोई भी सीधा संबंध नहीं हुआ। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल फार्मेसी का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण करना ये नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
क्लिनिकल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य रोगी को केंद्र में रखकर औषधि चिकित्सा का अनुकूलन करना, दवाओं के दुष्प्रभावों को कम करना, रोगी अनुपालन को बढ़ाना, औषधि के प्रभावों को अधिकतम करना, रोगी की सुरक्षा और उपचार परिणाम को बेहतर बनाना। जबकि अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण एक औद्योगिक फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य होता है, न कि क्लिनिक फार्मेसी का। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में आउट पेशेंट क्लिनिक सेवाएं निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो वो आपका एम्बुलेटरी सेवाएं द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये आपका TNMRV फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी और चिकित्सीय समिति का सचिव कौन है? तो वो आपका फार्मासिस्ट होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण योग्य नहीं है? तो आपकी फार्मेसी में डिप्लोमा, फार्मेसी में स्नातक, फार्मेसी में डॉक्टर, ये तीनों हैं। लेकिन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री ये नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि निम्नानुसार निर्दिष्ट की गई है। तो वो आपकी 500 घंटे की गई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां लाइसेंसधारी किसी योग्य व्यक्ति की सेवाएं लेता है लेकिन दवाओं का मिश्रण नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे केमिस्ट और ड्रगिस्ट कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम के अनुसार केमिस्ट और ड्रगिस्ट वह स्थान है जहां लाइसेंसधारी किसी योग्य व्यक्ति की सेवाएं लेता है लेकिन जो नुस्खे के आधार पर मिश्रण करने के लिए फार्मेसी नहीं चलाता। ये प्रतिष्ठान मुख्य रूप से पहले से पैक की गई दवाओं के खुदरा विक्रेता के रूप में काम करते हैं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद भी बेच सकता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीन थेरेपी उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश वर्ष में पेश किए गए थे। तो वो जो आपके पेश किए गए थे वो आपके 2019 में पेश हुए थे और ये दिशा निर्देश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल में ब्लाइंडिंग क्या है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो दवा की पहचान के बारे में जानकारी का अभाव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लिनिकल ट्रायल में ब्लाइंडिंग को दवा की पहचान के बारे में जानकारी का अभाव कहा जाता है। ब्लाइंडेड क्लिनिकल ट्रायल एक दवा का क्षेत्र अध्ययन है जिसमें प्राप्तकर्ता को पता नहीं होता कि उसे वास्तविक दवा मिल रही है निष्क्रिय पदार्थ। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार नैदानिक कैंसर अनुसंधान के किस चरण में सीमित संख्या में रोगियों पर परीक्षण किए जाते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस प्रकार के कैंसर के लिए उपचार कारगर है? तो आपका चरण 4 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, परीक्षण इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि प्रतिभागी को पता ही नहीं चलता कि वह अध्ययन समूह से संबंधित है या नियंत्रण समूह से। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है वो आपका सिंगल ब्लाइंड परीक्षण कहा जाता है कि प्रतिभागी को पता ही नहीं चलता कि वह अध्ययन समूह से संबंधित है या नियंत्रण समूह से। उसे सिंगल ब्लाइंड परीक्षण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमण और सार संक्षेपण सेवाएं किस प्रकार के औषधि सूचना संसाधनों के अंतर्गत आती हैं? तो वो आपके द्वितीयक के अंतर्गत आती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। औषधि सूचना के द्वितीयक स्रोत अनुक्रमण और सार संक्षेपण प्रणालियों को संदर्भित करते हैं जो प्राथमिक संसाधनों को व्यवस्थित और आसान पुनर्प्राप्ति प्रदान करते हैं। औषधि सूचना स्रोतों को पारंपरिक रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। औषधि सूचना के प्राथमिक स्रोतों में अप्रकाशित अध्ययन शामिल है। औषधि सूचना के तृतीयक स्रोतों में प्राथमिक साहित्य से डेटा को सारांशित करते हैं और उनमें संदर्भ पुस्तकें, औषधि संग्रह और आवश्यक औषधियों की सूची आदि शामिल है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है आपका पॉइजनिंग टॉपिक है। अगला पॉइजनिंग, इसमें क्वेश्चन है औषधियों के विषाक्त प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है यानी कि विष विज्ञान कहलाता है। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सक्रिय चारकोल किसका एक उदाहरण है? तो ये जो है वो आपका यांत्रिक प्रतिविष का उदाहरण है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जहां एक दवा संतुष्टि की भावना और इसके उपयोग को जारी रखने के लिए एक मानसिक प्रेरणा पैदा करती है, क्या कहलाती है? तो ये मनोवैज्ञानिक निर्भरता कहलाती है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पैरासीटामोल विषाक्तता के लिए मारक है? तो वो आपका एन एसिटाइलसिस्टीन है जो विषाक्तता के लिए मारक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर की क्रिया पर काबू पाने वाली दवाओं को आमतौर पर कहा जाता है? तो उसे एंटीडोट कहा जाता है, यानी कि मारक कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गेनोफास्फेट का मारक क्या है? तो इसका है एट्रोपिन सल्फेट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आर्गेनोफास्फेट का मारक एट्रोपिन सल्फेट है। एट्रोपिन एक कोलिनर्जिक मस्कैरिनिक प्रतिपक्षी है और यह आर्गेनोफास्फेट विषाक्तता के कारण होने वाले अतिरिक्त एसिटाइल कोलाइन सहित रासायनिक एसिटाइल कोलाइन को अवरुद्ध करके काम करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम विषाक्तता को दूर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो आपका नालोक्सोन है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीडोट एक एजेंट है जो किसका प्रतिकार करता है? तो वो पॉइजन का प्रतिकार करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का उपयोग निम्नलिखित सभी रूपों में किया जाता है सिवाय इसके? तो सिवाय एंटीडोट के सभी रूपों में किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। जिंक सल्फेट का उपयोग एस्ट्रिजेंट जिंक की कमी के लिए, आहार पूरक और दंत उत्पादों में किया जाता है, हालांकि इसे आमतौर पर एंटीडोट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा की बार बार खुराक लेने पर सहनशीलता का तेजी से विकास नैदानिक प्रतिक्रिया में कमी के साथ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे टैकीफाइलैक्सिस कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोमेपिजोल निम्नलिखित का प्रतिविष है? तो वो आपका एथिलीन ग्लाइको विषाक्तता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपिन विषाक्तता के निम्नलिखित सभी लक्षण हैं सिवाय एक के? तो आपका माइड्राइसिस, मतिभ्रम और कोमा, ये तीनों हैं, लेकिन आपका हाइपोथर्मिया नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन विषाक्तता के लिए मारक है? तो निकोटीन विषाक्तता के लिए मारक है ट्राइमेथाप्लान है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया दोनों में आवेगों के संचरण को अवरुद्ध करता है और इसका उपयोग विशेष रूप से उच्च रक्तचाप के आपात स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स्ड एल्काइन डाईयूरेसिस निम्नलिखित में से किस एजेंट द्वारा विषाक्तता के प्रबंधन में प्रभावी है? तो वो आपका फिनोबार्बिटॉन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फेटामाइन विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है? तो वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड में किया जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, जो हमारी स्थिति के इलाज में दवा को कम प्रभावी बना सकता है। विटामिन सी की उच्च खुराक शरीर में अवशोषित होने के बाद भी एम्फेटामाइन आधारित दवा को पूरी तरह हटा देगी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एट्रोपिन के लिए मारक के रूप में किया जाता है? तो वो आपका फिजोस्टिगमाइन का उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा विषाक्तता के लिए मारक क्या है? तो इसके लिए जो है डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सीसा विषाक्तता के लिए मारक डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड है, जो 2,3 डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड एक मौखिक रूप से सक्रिय चैलेटिंग एजेंट है जिसका उपयोग सीसा और अन्य भारी धातु विषाक्तता के उपचार में किया जाता है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट एथिलीन ग्लाइकोल और मेथनॉल विषाक्तता के लिए मारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका फोमेपिजोल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक जो ग्रे बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है तो वो क्या, तो वो आपका क्लोरेम्फोनिकोल है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजापाइन का एक प्रतिकूल प्रभाव है तो वो आपका एग्रानुलोसाइटोसिस है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लोजापाइन का एक प्रतिकूल प्रभाव एग्रानुलोसाइटोसिस है। ये दुर्भाग्य से क्लोजापाइन कई प्रतिकूल प्रभावों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें एग्रानुलोसाइटोसिस मुख्य चिंताओं में से एक है। अच्छी बात यह है कि कभी कभी उनके कुल सफ़ेद रक्त कोशिका गिनती में वृद्धि का अनुभव होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है, फार्माकोविलेंस, जी है आपका जो टॉपिक वो फार्माकोविलेंस है। इसमें क्वेश्चन है, एडीआर में असामान्य और अप्रत्याशित दवा प्रभाव को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है, तो इसे जिस रूप में जाना जाता है वो आपका इडियोसिंक्रेसी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इडियोसिंक्रेसी एक असामान्य या अप्रत्याशित दवा प्रभाव को संदर्भित करती है जो दवा की औषधि क्रिया से संबंधित नहीं है और नहीं यह एक एलर्जी प्रतिक्रिया है, यह एक दवा के प्रति एक व्यक्ति की अनूठी और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एडीआर के जोखिम को कम करने में मॉनिटरिंग की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसमें जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो आपका डी ऑप्शन है। मॉनिटरिंग शारीरिक मापदंडों का पता लगाकर प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से बच सकती है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में निगरानी रखने से मरीज के शरीर के शारीरिक चिन्हों में होने वाले बदलावों का जल्दी पता चलता है। ये बदलाव दवाओं की संभावित प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का संकेत दे सकते हैं। यह सक्रिय तरीका एडीआरएस की गंभीरता को रोकने या कम करने में मदद करता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दवा जिसे आयात किया जाता है उसका नाम दूसरी दवा का होता है, जो दूसरी दवा का होता है वो नाम क्या है, तो वो नकली दवा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारी ऊतक को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो आपका कोचर है जो भारी ऊतक को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आईटीबीपी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री नियंत्रण में दवा का एबीसी विश्लेषण किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है वो आपका एबीसी विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो दवाओं के लागत और खपत के आधार पर दवा इन्वेंट्री नियंत्रण का वर्णन करती है। वस्तुओं को उनके मूल्य और महत्व के आधार पर तीन श्रेणी में वर्गीकृत करके दवा इन्वेंट्री को नियंत्रित करने का तरीका है। इसका उपयोग आमतौर पर इन्वेंट्री प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की दवाओं को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित रोक आदेश का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो वो आपका खतरनाक दवाओं के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्पाद को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य दवा से प्रतिस्थापित किया गया है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे नकली दवा कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है जो आपका टॉपिक वो है मेडिकेशन एरर और ड्रग इंटरेक्शन, तो इसमें क्वेश्चन है, संतुलन और साम्यावस्था के लिए जिम्मेदार अंग किसमें स्थित है, तो ये जो स्थित होता है वो आपका आंतरिक कान में स्थित होता है। ये क्वेश्चन DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो ये आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरडोज के मामले में हेपरिन की क्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है, तो वो आपका प्रोटामाइन सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओवरडोज के मामले में हेपरिन की क्रिया को रोकने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है, इसीलिए हेपरिन की अधिक खुराक के मामले में अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। इस स्थिति का इलाज करने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट का उपयोग किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिफोर एक कंप्यूटरकृत सेवा है जो ड्रग सूचना प्रणाली द्वारा किसकी निगरानी के लिए प्रदान की जाती है, तो ये जो प्रदान की जाती है वो दवा पारस्परिक क्रिया के लिए प्रदान की जाती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रेरित हाइपोग्लाइसीमिया को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो वो आपका टाइप ए प्रतिकूल
टाइप ए प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया में वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंसुलिन प्रेरित हाइपोग्लाइसीमिया को टाइप ए प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। मधुमेह के अधिकांश रोगियों को दो व्यापक श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सूखे मानव प्लाज्मा को आदर्श भंडारण स्थितियों के तहत कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है, प्रथागत समाप्ति तिथि क्या है? तो इसकी तिथि उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन का सबसे आम दुष्प्रभाव है। तो इसका है सिर दर्द। बी ऑप्शन करेक्ट है। सिर दर्द, चक्कर आना, हल्का सिर दर्द, मतली और लालिमा कई बार तब होती है जब हमारा शरीर इस दवा के साथ तालमेल बिठाता है। अगर इनमें से कोई भी प्रभाव बना रहता है या बिगड़ जाता है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को तुरंत बताएं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोलाइटिक्स के सामान्य प्रतिकूल प्रभाव हैं। तो वो आपके रक्तस्राव हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के जोखिम में आंतरिक रक्तस्राव और निम्न रक्तचाप शामिल हैं, जबकि यह उपचार अक्सर रक्त के थक्कों को घोलता है। हमें अंतर्निहित कारण का इलाज करने के लिए एक सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए रोगी की दवा के संरक्षित मूल्यांकन को इस प्रकार कहा जाता है। तो इसे दवा समीक्षा कहा जाता है, मेडिसिन रिव्यू कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए रोगी की दवा के संरक्षित मूल्यांकन को दवा समीक्षा कहा जाता है। दवा समीक्षा में दवाओं के उपयोग की गुणवत्ता को अनुकूलित करने के उद्देश्य से रोगी की दवाओं का मूल्यांकन शामिल है। दवा समीक्षा के परिणाम स्वरूप अक्सर वास्तविक या संभावित दवा में संबंधित समस्याओं की पहचान और दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सिफारिश होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आज का आपका जो टॉपिक था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से संबंधित, उसके आपके सब पॉइंट हो गए, आपके सभी पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी जो फार्मासिस्ट का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी क्लासें अन्य एग्ज़ाम से संबंधित हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।